हेलो एंड वेलकम बैक अगेन ऑन करियर प्लैनेट जोधपुर। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर और हम पढ़ रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। कल एक वीडियो आ गया था, आज जल्दी आ जाएगा तो लगेगा अरे इतना जल्दी कैसे आ गया, है ना। मैडम कहाँ गायब हो जाती है, तो कहीं गायब नहीं होती हूँ। हाँ ठीक है, अभी जो हमारी रेगुलर क्लासेस होती है वो ऑफलाइन जो चल रही है उसी को रिकॉर्ड करके मैं डाल देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे जो नीट वाले हैं उनको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत आया था, तो वो एक सीरीज बना के मैंने आपको डाल दिया। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं फटाफट। कोऑर्डिनेट कंपाउंड यानी आज का टॉपिक है हमारा उपसह संयोजक यौगिक। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी कि उपसह संयोजक यौगिक। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी में नाम लिख देती हूँ क्योंकि हिंदी में ही है हमारे पास सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, उपसह संयोजक यौगिक। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करें। So let's begin. चलो देखो, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगहीन है? दिमाग लगाने नहीं ज्यादा। रंगहीन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर जीरो है तो वो रंगहीन है। अब देखो कॉपर +1, तो क्या कॉपर +1 3d10 होता है? सोचो, है ना। बाकी तो तुम कोबाल्ट, निकल, आयरन जाओगे तो D10 तो नहीं मिलेगा, है ना। मतलब कुंजी, SCTV कार में फेंकुनी कुंजी, कॉपर में भी D10 है और जिंक में भी D10 है। तो हम कहेंगे अच्छा अगर कॉपर +1 है तो D10 मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो रंग नहीं है, रंगहीन है। सिंपल है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, K4FeCN6 का IUPAC नाम है। तो बच्चे K4FeCN6 सबसे पहले तुम्हारा काम होता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे क्या? बोलो। एक पोटेशियम का चार्ज 1, 4 पोटेशियम का चार्ज 4, है ना। सेंट्रल एटम Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। साइनाइड -1 होता है, 6 साइनाइड है, 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो x बराबर 2। ठीक है, बाहर वाला आयन होता है काउंटर आयन। साधारण आयन आपको सबसे पहले इसका नाम लिखना होता है, तो दिस इज पोटेशियम। तो सबसे पहले पोटेशियम, वो तो मुझे सब में ही दिख रहा है। फिर लिगेंड संख्या, कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड है तो हेक्सा। अब साइनो लिखो और करेक्ट है साइनाइडो लिखो। तो हेक्सा, साइनो भी ठीक है, नहीं दिया है तो ओके, अदरवाइज साइनाइडो लिखो। तो हेक्सा साइनाइडो फेरेट, क्योंकि ये संकुल है ना, बाहर प्लस है ना, K+ है तो संकुल माइनस है तो फेरेट आएगा। तो पोटेशियम, हेक्सा, साइनो, फेरेट और ऑक्सीकरण अवस्था सेकेंड। तो देखो पहला दूसरा तो वैसे ही गलत बैठा, वहां थर्ड आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, मुझे सेकेंड चाहिए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। सिंपल है ये भी। ठीक है, आगे देखो, NiCO4 में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा NiCO4 ऐसा कुछ है ना। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, निकल को मान लो X +4 इंटू, तो मुझे बताओ CO मतलब कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है। हवा में होती है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कोई आवेश थोड़ा ना होता है, तो न्यूट्रल है, उदासीन है, और उदासीन का चार्ज 0, तो यहाँ पे X की वैल्यू आएगी 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। नेक्स्ट देखो, K4FeCN6 है, तो भाई ये तो संकुल है ना, संकुल लवण है, जटिल लवण है। स्क्वायर ब्रैकेट देखते ही पकड़ लो कि ये उपसह संयोजक यौगिक है, कॉम्प्लेक्स है, संकुल है, तो हमारा सही उत्तर है जटिल लवण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? तो देखो मेरे पास प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल और निकल, है ना, ये 4 कॉम्प्लेक्स है। अब प्लैटिनम, पैलेडियम जो आपका 4D 5D लगता है ना, इनमें वैसे भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। स्पेशली प्लैटिनम में तो आप मान के चलो हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, तो यहाँ तो आपको जाना नहीं, प्लैटिनम तो चतुष्फलकीय में जाएगा ही नहीं। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, देखो निकल और निकल, है ना। एक संकुल है बेटा NiCN4-2 और एक संकुल है NiCl4-2। ठीक है, अब करना क्या है, यहां भी निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहां पे भी निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। संकुल लीगेंड यहाँ पे भी 4 है, लीगेंड यहाँ पे भी 4 है। अब तुम्हें देखना है साइनाइड, तो बच्चे साइनाइड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, प्रबल क्षेत्र लीगेंड, जबकि अगर मैं बात करूं क्लोराइड तो ये है वीक फील्ड लीगेंड, दुर्बल क्षेत्र लीगेंड। अब जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड ना, उसमें अंदर वाला D पार्टिसिपेट करता है, बस खाली होना चाहिए, तो हम कहेंगे हाँ, है ना, निकल +2 है ना, तो 3D8 कॉन्फ़िगरेशन है, D खाली है। ठीक है, तो ये बनाएगा आंतरिक कक्षक समूह।
प्रबल क्षेत्र लिगेंड हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यानी यहाँ मेरे पास बैठेगा DsP2। ठीक है, तो ये साइनाइड वाला मैं रिजेक्ट कर दूंगी, यहाँ पे भी साइनाइड है, फिर मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा। प्लैटिनम में कैसा भी लिगेंड हो हमेशा चतुष्फलकीय नहीं बनता है, स्क्वायर प्लेनर ही बनती है ज्योमेट्री मोस्टली। ठीक है, तो अब मेरे पास बचा ये WFL, यहाँ बनता है बाह्य कक्षक संकुल, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है इसलिए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाता, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ 4 लिगेंड है तो संकरण में अंदर वाला D तो आएगा नहीं, तो sp3 संकरण तो चतुष्फलकीय, यानी ऑप्शन D इज करेक्ट। समझ में आ गया? पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए इसके लिए। देन देखो C2 अणु में सिग्मा और पाई बंद। अब प्रॉब्लम क्या है, C2 अणु 11th का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में से कहीं से उठा लिया है ना, तो हो सकता है यूपी बिहार बोर्ड के सिलेबस में कहीं हो, तो अपन देख लेते हैं, ऐसा कोई टेंशन है नहीं। देखो C2 मतलब तो हम कहेंगे C और C, तो भाई C मतलब 1s2 2s2 2p2, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है ना, तो 1s2 2s2 2p2, और ये भी क्या आएगा 1s2 2s2 2p2। तो दिमाग लगाओ, तुमने पढ़ा तो था, ये 2p कक्षक है ना, ये भी 2p कक्षक। ठीक है, फिर तुम 2p2 ला रहे हो तो 1 और 2, यहाँ पे भी 1 और 2, फिर यहाँ कक्षक कितने थे, तो 2 1 2 1। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 11th में था, इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, NCERT में नहीं है, बट चलो पूछा है तो कर ही लेते हैं, है ना। तो अब मैं क्या करूँ, तो 4 इलेक्ट्रॉन ना, देखो 1 2 3 और 4, अब नाम लिखने हैं तो ये बंदी कक्षक है, पाई 2px पाई 2py, 4 इलेक्ट्रॉन मेरे भर गए, है ना। तो मेरे पास जो बंद क्रम आएगा बॉन्ड ऑर्डर, दैट विल बी हाफ बॉन्डिंग के 4 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में फिलहाल कोई नजर आ नहीं रहा है ना। तो मेरे पास आंसर आया 4/2 यानी कि 2, यानी C2 में डबल बॉन्ड है, तो डबल में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, तो डबल में एक सिग्मा और एक पाई, तो मेरा आंसर हो गया एक सिग्मा और एक पाई। ठीक है, चलो टेंशन नहीं लेना है, 11th का क्वेश्चन है ना। लिगेंड सक्षम होते हैं जो कम से कम, तो लिगेंड क्या करेंगे, लोन पर डोनेट करेंगे, है ना। तो लिगेंड मतलब वो स्पीशीज, परमाणु हो, अणु हो, आयन हो, जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म तो दान करें, है ना। तो बस एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ध्यान रखना है ना, 3 क्यों देगा, पेयर देगा ना, इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखो, वह संक्रमण धातु जो जिगलर नाटा उत्प्रेरक के रूप में काम आता है। अब जिगलर नाटा, ठीक है ना, अब देखो जो फोकस नहीं करते ना उनके लिए तो बड़ी समस्या है ना, उनका जिगलर नाटा पढ़ा तो था, टी से रिलेटेड कुछ था, तो सारे ही ऑप्शन टी है, समझे, फंसा दिया उसने, सारे ऑप्शन में टी दे रखा है। तो अगर फोकस स्टडी नहीं करोगे ना, कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे, ध्यान से नहीं पढ़ोगे, हाँ पढ़ लिया, तो फिर दे दो आंसर। उलझ रहे हो ना, कुछ बच्चे तो उलझ ही रहे होंगे, है ना। तो बच्चे जिगलर नाटा होता है R3Al, ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम क्लोराइड। तो अब तो मैं आंसर मिल गया, टाइटेनियम है ना, ये थेलियम है, ये Tl है, ये थोरियम है, ये टाइटेनियम है और वो टेलुरियम है। सारे ऑप्शन ऐसे कर दिए, तो थोड़ा ध्यान रखना। चलो मोहर सॉल्ट, तो बच्चे मोहर सॉल्ट होता है FAS, है ना, फेरस अमोनियम सल्फेट, तो फेरस सल्फेट FeSO4, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्या NH4 और डॉट होता है 6H2O, तो मोहर सॉल्ट फेरस अमोनियम सल्फेट, या SO4 लिखना भूल गया, दिखता है NH4 डॉट 6H2। क्लियर है, प्रैक्टिकल में पढ़ाई है तुमने, नहीं पढ़ा तो याद करना, वाइवा में भी पूछ सकता है। समन्वयी संख्या 6, समन्वयी संख्या 6 मतलब ऐसा संकुल ढूंढो जिसमें नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड उप सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी हो, 6 हो। तो देखो यहाँ तो लिगेंड 4 है तो बंध 4 बनेंगे, या लिगेंड 5 है तो बंध 5 बनेंगे, या अमोनिया मोनोडेंटेट अमोनिया एक दंतुक लिगेंड है तो 4 अमोनिया 4 लिगेंड है ना, तो 4 बंध बनेंगे। यहाँ 6 लिगेंड है तो 1 अमोनिया 1 उप सहसंयोजक बंध बनाता है धातु के साथ, तो अगर ये 6 होंगे तो बंध 6 होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो NiCO होल 4 में संकरण अवस्था शायद निकाली थी ना अभी, अच्छा संकरण अवस्था, नॉट ऑक्सीकरण अवस्था, संकरण अवस्था। तो देखो ऑक्सीकरण अवस्था तो हमने 0 निकाली थी। अब बेटा निकल जो है उसका एटॉमिक नंबर है 28,
28। तो देखो आर्गन पे 18, सबको पता है, 4s2 20 और 3d8 28। ठीक है, अब ऑक्सीकरण अवस्था 0 है तो मुझे इसको छेड़ना ही नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन तो मुझे यूं के यूं देखने कि भाई ये लो 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 4s तो ये लो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 है ना, तो d हो गया, s हो गया, अगला मैं p ले लेती हूँ। अब बोलो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा लिगेंड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों एटम कार्बन है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को युग्मित कर देगा, अनपेड रहने नहीं देगा। तो इन सबको डालो पीछे, तो देखो डी में 8 है और एस के 2 भी मैं पीछे शिफ्ट कर दूं तो ये हो गया 2 4 6 8 तो हमारे खुद के थे और 2 हमने पीछे शिफ्ट कर लिए, ये लो कर दिया। तो अब मेरे पास 4s खाली है और मेरे पास 4p भी खाली है। डोनेशन में कितने आए, तो बच्चे कार्बन मोनोऑक्साइड 4 है, 4 लीगेंड आए तो 4 कक्षक संकरण में भाग लेंगे तो आंसर बनेगा sp3। इतना करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सीधा ना लघुत्तरात्मक था तो तुम्हें सीधा आंसर देना था sp3, लेकिन अब मैं तुम्हें सीधा ही बताई थी sp3, तो फिर तुम पूछते कैसे आया sp3, जवाब दो कैसे आया sp3, तो फिर sp3 इस तरीके से आया। समझ में आ गया, क्योंकि प्रबल क्षेत्र है ना तो बच्चों को लगता है प्रबल क्षेत्र है तो डी अंदर वाला भाग लेगा, बिल्कुल डी अंदर वाला भाग लेगा, पर खाली होगा तो लेगा ना, खाली का है ना, युग्मन होना जरूरी है, नहीं पीछे चला जाएगा, तो फिर डी खाली है ही नहीं, इसलिए sp3। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखो, क्लोरोफिल पर्णहरित प्लांट्स के ग्रीन होने की वजह क्या है, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम है ना, क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट है, तो मैग्नीशियम बता दो। फिर K3FeCN6 में केंद्रीय धातु आयन का ऑक्सीकरण अंक, पोटेशियम फेरी साइनाइड है भाई ये, K3FeCN6 पोटेशियम फेरी साइनाइड, एक पोटेशियम एक 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, FeX साइनाइड -1 6 से मल्टीप्लाई करो तो X की वैल्यू आई मेरे पास 3। तो बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट तो है 3, उपसहसंयोजक संख्या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो देखो Fe सेंटर में तो +3 है, उपसहसंयोजक मतलब धातु और लिगेंड के मध्य उपसहसंयोजक बंधों की संख्या, तो भाई एक साइनाइड एक उपसहसंयोजक बंध बनाता है, तो तुम कहोगे मेरे पास तो 6 साइनाइड है ना, तो उपसहसंयोजक बंध कितने बनेंगे 6। अब एग्जाम में ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा और शॉर्टकट आंसर लिखो एकदम स्वीट सा, क्या, तो सिर्फ इतनी सी बात बताओ कि भाई ऑक्सीकरण अवस्था 3 है और उपसहसंयोजक संख्या 6 है ना। अब मैं डायरेक्ट लिखाऊंगी तो तुम कहोगे ना आया कहाँ से, इसलिए मुझे तुम्हें एक चीज बतानी है कि भाई देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो ऑक्सीकरण अवस्था 3, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर उपसहसंयोजक संख्या 6 है। क्लियर है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ। चलो निम्न लिगेंड में एक दंतुक और द्विदंतुक को पहचानिए। तो बच्चे पहला है ईएन, याद करो, एथिलीन है ना, एथ मतलब 2 कार्बन, लीन मतलब लगातार, एथिलीन डाई अमीन। ठीक है, तो क्या दिख रहा है, ये भी नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, तो भाई ईएन जो है वो है द्विदंतुक लिगेंड है ना, इसको शॉर्ट में ईएन लिखते हैं, एक्चुअली ये है। ठीक है, साइनाइड, तो साइनाइड में कार्बन ही डोनेट करेगा, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, लेकिन एक टाइम में तो एक ही करेगा ना, तो उसने पूछा है एक दंतुक या द्विदंतुक, तो ये मत कर लेना अभी कार्बन भी डोनेट करेगा नाइट्रोजन भी डोनेट करेगा, दोनों एक साथ डोनेट नहीं कर रहे या दोनों एक साथ डोनेट कर रहे है ना, तो ये मोनो दंतुक मतलब एक दंतुक लिगेंड। ठीक है, एसी होता है एसिटाइल एसिटोनेटो, यानी ये CH3C डबल बॉन्ड O, फिर ये आपका CH डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O, नहीं सॉरी C और ये O माइनस और ये CH3। ठीक है, ये है आपका एसिटाइल एसिटोनेटो। और अगर मैं DMG की बात करूं तो DMG होता है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम है ना, ये डाई मिथाइल डबल बॉन्ड NO माइनस और यहाँ हो जाएगा ये डबल बॉन्ड NOH, तो ये भी नाइट्रोजन डोनेट करेगा, ये भी नाइट्रोजन डोनेट करेगा, तो ये है बाइडेंटेट द्विदंतुक लिगेंड। ठीक है, तो मोनो और बाई में आपको बांटना था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है
K2ZnOH होल 4 का IUPAC नाम। देखो K2ZnOH होल 4, पहला काम करो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो एक पोटेशियम एक 2 से मल्टीप्लाई कर लो, जिंक X है, OH -1 4 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो X बराबर कितना है +2, कोई दिक्कत नहीं, 2 पोटेशियम +2 4 OH -4, तो ऑब्वियसली जिंक +2 होना चाहिए, +2 है। पहला काम है काउंटर आयन, सबसे बाहर वाले का नाम लिखो, सबसे बाहर है पोटेशियम, तो सबसे पहले मैंने काउंटर आयन का नाम लिखा पोटेशियम, ठीक है। फिर लीगेंड संख्या, कितने लीगेंड है 4 के लिए, अच्छा गैप छोड़ के लिखना है ना, जगह छोड़ना है, सिंपल आयन ये और ये कॉम्प्लेक्स आयन, तो टेट्रा, OH- को बोलेंगे हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सिडो, तो टेट्रा हाइड्रोक्सो। धातु है जिंक, लेकिन चूंकि बाहर पोटेशियम है ना, आगे कुछ लिख देते हो ना तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ कुछ नहीं लिखा होता ना आगे तो यहाँ 8 नहीं आता है, पर आपने कुछ लिख दिया पोटेशियम सोडियम लिथियम जो भी, तो फिर यहाँ 8 आएगा, तो दिस विल बी जिंकेट और ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्येक को एक एक उदाहरण देकर समझाइए। तो देखो पहला है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलैप्टिक संकुल, तो होमोलैप्टिक मतलब वे संकुल जिनमें एक ही प्रकार के लीगेंड होते हैं, ठीक है। होमोलैप्टिक संकुल का मतलब समझे, वे संकुल जिनमें क्या हो, तो हम कहेंगे एक ही टाइप के लीगेंड होते हैं, एक ही प्रकार के लीगेंड पाए जाते हैं, ठीक है। समझे मेरी बात? देखो थोड़ा जल्दी कराएंगे ना, पेपर है, एक ही चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, तो घंटा भर तुम्हारे पास भी इतना ही टाइम होगा, क्योंकि अब पूरा पढ़ने बैठोगे तो टाइम की शॉर्टेज हो जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करा रही हूँ, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट ही तो बता रही हूँ, मतलब तुम चैप्टर पढ़ के आए हो, अब खाली इंपॉर्टेंट देख लो। तो एक चीज़ को थियोरी की तरह नहीं समझाया जा सकता, अगर पूरा थियोरी पढ़ना है तो ये आपको जिस प्लेलिस्ट में मिल रहा है वीडियो, वहाँ आपके पास सारे नोट्स अवेलेबल है ना, पूरा का पूरा आपको थियोरी एक एक चीज़ को बहुत धीरे पढ़ाया हुआ है, तो आप ऐसे पढ़ लो, और यहाँ अपन को थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ा रही हूँ, है ना। तो देखो होमोलैप्टिक मतलब सेम काइंड ऑफ लीगेंड, एक ही प्रकार के लीगेंड। कोई उदाहरण दे दो, अभी इतने पढ़े तुमने, ये लिख दो पोटेशियम फेरिसाइनाइड K3FeCN6, ठीक है। हेट्रोलैप्टिक संकुल, तो यहाँ लिखो एक से अधिक प्रकार के वे संकुल जिनमें एक से अधिक प्रकार के लीगेंड होते हैं, ठीक है ना, मोर देन वन काइंड ऑफ लीगेंड, एक से अधिक प्रकार के लीगेंड होते हैं। अब कौन सा, तो तुम कोई भी एग्जाम्पल दे दो, जैसे मान लो CO लिखा, NH3 3 अमोनिया 3 वाटर, ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट 3। कोबाल्ट, जब ऑक्सीकरण अवस्था 3 आएगी ना तो लीगेंड संख्या 6 होगी, फिक्स होता है इसके अंदर, ठीक है। तो कोबाल्ट ऑक्सीकरण अवस्था 3 आ रही है तो तुम्हें 6 लीगेंड लिखने, लेकिन मुझे अलग अलग लिखने हैं, तो 3 अमोनिया लिख दो 3 वाटर लिख दो, कोई एग्जाम्पल सेट कर दो, ठीक है। फिर कीलेट लीगेंड, तो मुझे बताओ कीलेट लीगेंड से क्या समझे? कीलेट लीगेंड, तो तुम कहोगे कीलेट लीगेंड यानी द्विदंतुक या बहुदंतुक लीगेंड। अगर मेरे पास बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, पॉलीडेंटेट, द्विदंतुक या बहुदंतुक लीगेंड जब धातु आयन के साथ, लीगेंड का काम क्या है, धातु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करना, उपसहसंयोजक बंध बनाना, तो द्विदंतुक लीगेंड हो, बहुदंतुक लीगेंड हो, जब धातु आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, ठीक है भाई, धातु आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, तो हम कहेंगे देखो एक ही जना 2 बंध बनाएगा ना तो बांध लेगा, रिंग बन जाएगी, वलय बन जाएगी, ठीक है। उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं तो वलय निर्माण करते हैं, है ना, रिंग बनाते हैं, वलय बनाते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें कीलेट लीगेंड कहते हैं। लाइक एग्जाम्पल में तुम दे दो, EN दे दो, है ना, मान लो मैंने ऐसे लिखा CO EN होल थ्राइस, ठीक है, चार्ज मैंने +3 लिख दिया। तो अब ध्यान से देखो, ये कोबाल्ट है, ठीक है, कोबाल्ट +3 है, तो ये इस EN के साथ बनेगा ना, यहाँ मैं EN लिख देती हूँ, ठीक है, ये यहाँ EN है और ये यहाँ से EN है, तो ये इस तरह से क्या करते हैं, रिंग बनाते हैं, ठीक है। और अच्छे समझना है तो
है ना। मान लो कि मेरे पास ये लिगेंड है EN, एथिलीन डाई अमीन, CH2 CH2 NH2 NH2, ऐसे समझा दो कि भाई ये जब धातु आयन को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा तो ये इस तरह से एक रिंग बनाएगा। इस रिंग को क्या कहते हैं? कीलेट। और ऐसे लिगेंड्स को क्या कहते हैं? कीलेटी कारक लिगेंड। अब ठीक है, फिर क्या था? कैंसर ट्रीटमेंट में, कैंसर उपचार में प्रयुक्त संकुल, तो बोलो, बता रखा है तुम्हें नोट्स में, सिसप्लाटिन। सिसप्लाटिन का फॉर्मूला है भाई प्लाटिनम NH3(2)Cl2, है ना। सिसप्लाटिन, तो सिसप्लाटिन को हम क्या बोलेंगे? कैंसर ट्रीटमेंट में प्रयुक्त होने वाला संकुल। बोलो, बात समझ में आ गई? तो चारों क्लियर हो गए। होमोलैप्टिक संकुल कौन सा है? जिसमें एक ही प्रकार के लिगेंड्स है। हेट्रोलैप्टिक कौन सा है? एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स है ना। फिर क्या है हमारे पास? तो हम बोलेंगे हमारे पास है कीलेट लिगेंड। तो आप बता ही सकते हैं कीलेट लिगेंड का मतलब, कोई भी लिख सकते हो तुम, यहाँ पे ऑक्सा लिखो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास था कैंसर ट्रीटमेंट में प्रयुक्त, कैंसर ट्रीटमेंट में प्रयुक्त कॉम्प्लेक्स। तो आपके पास आंसर है इसका सिसप्लाटिन, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों, मैं पानी पी लूँ फिर तुम्हें पढ़ाती हूँ। चलो, अच्छा ठीक है भाई। देखो, इसका कहना है क्वेश्चन छूटा है क्या हमारा? कौन सा कह रहे हो? कौन सा क्वेश्चन छूटा है? कौन सा? ऑब्जेक्टिव तो सारे हो गए थे। ये हो गया था आपका क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है, ये हो गया था, ये कौन सा? ये वाला। इसमें क्या छूटा? EN आपका द्विदंतुक है, साइनाइड मोनोडेंटेट है, एसिटाइल, अच्छा ये बाइडेंटेट है भाई, द्विदंतुक। ये नहीं बताएगा मुझे, क्या कह रहे हो, है ना। द्विदंतुक है ना, ये भी है ना ऑक्सीजन, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, रेजोनेंस में, दोनों डोनेशन में। और DMG आपका बाइडेंटेट है, लिखा था ना। अच्छा ठीक है ना। ये सिर्फ साइनाइड आपका मोनोडेंटेट है, बाकी सारे के सारे बाइडेंटेट है। ओके चलो, अब कहाँ थे हम? फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये हो गया था आपका सिसप्लाटिन वाला। चलो अब देखो, इन कॉम्प्लेक्सेस के IUPAC नाम देने हैं। कोबाल्ट EN(3+3), ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कोबाल्ट को X मान लो, EN इथेन 1,2 डाइअमीन, चाहे एथिलीन डाइअमीन। एकदम अब NCERT चलती है ना हर जगह, तो एथेन 1,2 डाइअमीन लिखो, करेक्ट आंसर है। एथिलीन डाइअमीन भी एक्सेप्टेबल है, गलत नहीं करेगा, बट अपन क्यों किसी को मौका दें, ठीक है ना। तो देखो, वैसे तो न्यूट्रल है, तो X की वैल्यू 3 आई। अब देखो बाहर कुछ नहीं है, तो सबसे पहले लिगेंड संख्या 3। अब इसके तो नाम में ही डाइअमीन आ रहा है ना। इसका नाम क्या है? एथेन 1,2 डाइअमीन। तो भाई जब इसके नाम में ही डाई आ रहा है तो मैं इसके आगे ट्राई नहीं लिख सकती, मुझे इसके आगे ट्रिस लिखना पड़ेगा, है ना। ऐसे नहीं कर सकते ट्राई इथेन, कोई बोले ट्राई इथेन तो मुझे लगा अच्छा ही कह रहा है, इथेन 3 बार है, इसलिए आपको यहाँ ट्रिस लिखना पड़ेगा। तो ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमीन, धातु का नाम यहाँ लिख रही हूँ, आपको कंटिन्यू लिखना एग्जाम में। तो ये हो गया कोबाल्ट। लिखूँ? कोबाल्टेट नहीं लिख सकती क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, संकुल का आवेश प्लस है और ऑक्सीकरण अवस्था 3 है। और आप चाहें तो आयन भी लिख सकते हैं क्योंकि ये संकुल आयन है। नहीं लिखा तो नंबर नहीं कटेंगे, और लिखा तो ठीक है। इसका तो अभी बताया था तुम्हें, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट, सेकेंड लिखा ही था अभी अपन ने। चलो नेक्स्ट देखो, अच्छा इनके भी IUPAC नाम बताने। तो देखो यहाँ मैं कोबाल्ट को X मान लेती हूँ, Cl-1 है, 2 EN है और फिर Cl-1 है, तो X की वैल्यू आई 3, ठीक है। अब देखो ये है क्लोरिडो, Cl क्या होता है? क्लोरिडो, C से शुरू होता है, और ये है इथेन 1,2 डाइअमीन, ये E से शुरू होता है। तो पहले मुझे इसको लिखना पड़ेगा, तो आपको लिखना है डाई क्लोरिडो, समझे ना क्यों? C से शुरू होगा, है ना, डाई क्लोरिडो। फिर यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा बिस, क्योंकि इसमें पहले से डाई आ रहा है। अब बिस का B नहीं काउंट होता है, ऐसे मैं सोचना कि क्लोरिडो का C है,
उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इथेन 1,2 डाइअमीन मुझे ई काउंट करना है, ये नहीं काउंट करना है। तो बिस मतलब 2 टाइम्स इथेन 1,2 डाइअमीन। ठीक है भाई, बिस इथेन 1,2 डाइअमीन। धातु कौन है? तो वापस मुझे कोबाल्ट ही लिखना पड़ेगा। क्यों? तो तुम्हें पता है क्यों, है ना। और कोबाल्ट थर्ड और क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ चलो, ये तो सिंपल है। 3 पोटेशियम, तो बच्चे 3 से मल्टीप्लाई करो, Fe को x लिखो, साइनाइड -1, ठीक है ना। एक साइनाइड -1 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, x का मान आया 3। अब सबसे पहले लिखो पोटेशियम, ठीक है, सबसे पहले लिखो पोटेशियम। 6 साइनाइड है तो हेक्सा साइनाइडो लिखो तब भी ठीक है, और साइनो लिखो तब भी ठीक है ना। तो पोटेशियम, गैप देना थोड़ा सा, हेक्सा साइनाइडो। अब देखो ये पोटेशियम आगे लिख दिया मतलब ये पूरा माइनस है। जब तुमने आगे कुछ लिख दिया मतलब ये चीज प्लस है तो पीछे वाली चीज माइनस है, तो संकुल ऋणायन, इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा फेरेट। तो फेरेट लिखो, और ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास थर्ड है, 3 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो थर्ड लिखो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, COCl2 En2 प्लस और CONH3 NO2 की अच्छा समकक्ष बनाने हैं दोनों का। ठीक है, देखो समकक्ष बनाने हैं, समकक्ष यानी यहाँ मेरे पास अगर कोबाल्ट है और ऑक्सीकरण अवस्था देखी जाए तो कोबाल्ट +3। ठीक है, अब देखो ये 6 पोजीशन है, अष्टफलकीय ज्यामिति है क्योंकि उपसहसंयोजक बंधों की संख्या 6 है। क्यों? तो देखो एक EN 2 बंध बनाएगा ना, एक EN 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 2 EN है तो फिर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे ना। ठीक है, और 2 Cl तो है ही। तो अब तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर मैंने यहाँ Cl लिखा और यहाँ Cl लिखते ही ये विपक्ष हो जाएगा, तो मुझे ये काम नहीं करना, बस मुझे यहाँ Cl नहीं लिखना, बाकी तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो। तो मैंने यहाँ Cl लिख दिया और बाकी EN को ही तो बुक करना है। ये लो, अब जो जगह बची हुई EN लगा लो। तो भाई ये हो गया सिस समकक्ष रूप। क्लियर है? अब इसका देखो CONH3 NO2 है ना, Ma3B3, यहाँ पे भी कोबाल्ट +3 अगर ध्यान से देखो तो। ठीक है, अब देखो ये 3, तुम्हें पता है इसके सामने मुझे सेम लिगेंड नहीं रखना है ना, इसके सामने सेम नहीं रखना। मतलब अगर मैंने यहाँ अमोनिया रखा है ना, तो मुझे यहाँ अमोनिया किसी भी स्थिति में नहीं रखना है, वो ट्रांस हो जाएगा। तो मैं ये रख रही हूँ। अब मैंने कोबाल्ट +3 लिखा है इसलिए मैं NO2- लिख रही हूँ। ठीक है, और बाकी ये 3 अमोनिया। अब हम यहाँ पे ना समकक्ष बोलते भी नहीं है, हम यहाँ पे फेशियल और मेरिडोनियल बोलते हैं, है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक फलक पे आएंगे इस तरह से, तो इसको हम फेशियल बोलते हैं, और ये भी एक फलक पे आएंगे इस तरह से, है ना। ये तो इसको हम मेरिडोनियल बोलते हैं, फेशियल एंड मेरिडोनियल फलक बोलते हैं। अब उसने समकक्ष लिखा है तो समकक्ष ही एक तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, उभय दंतुक लिगेंड का उदाहरण दो। और उभय दंतुक एम्बिडेंट क्यों कहते हैं? तो देखो एम्बिडेंट लिगेंड मतलब साइनाइड हो सकता है, NO2- हो सकता है, साइनेटो हो सकता है, थायोसाइनेटो हो सकता है ना। ये सारे क्या है? ये उभय दंतुक लिगेंड है। होता क्या है कि ऐसे लिगेंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु है ना, मतलब 2 दाता परमाणु है, वे लिगेंड जिनमें, की पॉइंट्स लिख रही हूँ, पूरा पूरा नहीं लिख सकते है ना, 2 दाता परमाणु हैं लेकिन कोई एक ही उपसहसंयोजक बंध बनाता है, कोई एक ही परमाणु धातु के साथ उपसहसंयोजक बंध बना सकता है। एग्जामिनर खाली चेक करेगा, आपको उदाहरण बताएगी नहीं, एक पूछा तुम 2 लिख दो पर सही लिखना। ठीक है, साइनाइड लिख दो, आइसोसाइनाइड लिख दो, नाइट्रो नाइट्रीटो, साइनेटो आइसोसाइनेटो, है ना, थायोसाइनाइडो। तो ऐसे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु हैं लेकिन जब संकुल बनता है तो कोई एक ही परमाणु धातु के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड उप सह संयोजक बंध बनाता है, कोई एक ही बनाएगा इसलिए।
ठीक है, ऐसा है तो आप उसको बोलो ना एम्बिडेंट लिगेंड, उभय दंतुक लिगेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो K3FeC2O4 होल 3 में सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन स्टेट बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो ये संकुल है K3FeC2O4 होल थ्राइस। ठीक है, पहले पूछा ऑक्सीकरण अवस्था, निकाल दोगे, एक पोटेशियम एक होता है, तुम्हारे पास 3 पोटेशियम है, 3 से मल्टीप्लाई करो। केंद्रीय परमाणु मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ पहला परमाणु, इसको केंद्रीय बोलेंगे, इसको X मान लो। अब बेटा C2O4 ऑक्सीलेटो, ऐसे याद रखना है, C2O4 -2 ऑक्सीलेटो, एक C2O4 का आवेश कितना होता है, -2 होता है। तो हम कहेंगे चलो -2 मल्टीप्लाई विथ 3 इक्वल्स टू 0, तो बच्चे यहाँ X का मान आ गया 3। ठीक है, अब उपसह संयोजक संख्या, तो अभी तो बताया मैंने तुम्हें, एक C2O4 जो है ये द्विदंतुक है ना, ये अकेला कितने बंध बनाएगा, तो हम कहेंगे भाई ये तो अकेला ही 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, दिख ही रहा है ना, C2O4 -2 क्या है, बाइडेंटेड, ये अकेला ही 2 बॉन्ड बनाएगा, तो आप तो 3 लेके बैठे हो, तो उपसह संयोजक संख्या मतलब केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच, क्या भाई, उपसह संयोजक संख्या का मतलब केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच में नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, उपसह संयोजक बंधों की संख्या। तो तुम कहोगे एक ऑक्सीलेट 2 बॉन्ड बना रहा है, 3 ऑक्सीलेट 6 बॉन्ड बना रहे हैं ना, बस सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट देखो, धातुओं के शुद्धिकरण क्षेत्र में उपसह संयोजक यौगिक का अनुप्रयोग एक उदाहरण देके समझाओ। अच्छा, मेटल का प्यूरिफिकेशन में है ना, तो देखो अब मेटलर्जी कोर्स में नहीं, हमारे पास एक विधि है मोंड प्रोसेस। ठीक है, एक मेथड है हमारे पास मोंड प्रोसेस, मोंड प्रक्रम, मोंड प्रोसेस। ठीक है, इस तरह से उसको कैसे लिखो, ऐसे लिख देती हूँ, मोंड प्रक्रम, इंग्लिश में लिख देना, है ना। ये होता है निकल के शुद्धिकरण हेतु प्रयुक्त। ठीक है, आप चाहो तो मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस भी लिख सकते हो, उसमें भी सेम चीज़ है, मैंने आपको थियोरी में पढ़ा रखा है, वो लिखो चाहिए लिखो, लेकिन ये तो थोड़ा इजी लगेगा। अब होता क्या है, तो देखो मेरे पास मान लो अशुद्ध निकल है, निकल तो है, मैंने पूरी मेटलर्जी करके और सारे स्टेप्स निकाल लिए मैंने, और मेरे पास निकल आ गया, लेकिन तो 100% प्योर नहीं है, 90-95% तक प्योर। तो अशुद्ध निकल की क्रिया हम क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करा लेते हैं, टेम्परेचर लगभग 350 केल्विन के आसपास, भूल जाते तो लगभग लिख दिया करो, है ना, चल जाएगा। अब निकल कार्बन मोनोऑक्साइड, निकल धातु है, कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड भी तो है, और इनका एक फेमस कॉम्प्लेक्स है NiCO4। तो ये इसके साथ एक संकुल बना लेता है जो वाष्पशील है, मतलब ये संकुल वाष्प अवस्था में रह सकता है। तो देखो अशुद्धियां तो संकुल बनाएंगी नहीं, निकल निकल आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ पैक, तो आ गया हमारे झांसे में, एक बार दोनों पकड़ लिया, आ जाओ, है ना, अशुद्धियों को रहने दो। अब ये जो तुम्हारा निकल वाला कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसको और ज्यादा है ना, 350 था ना, अब 450 केल्विन पे गर्म कर दो, तो ये संकुल ब्रेक हो जाएगा, मतलब निकल अलग और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग, तो हम कहेंगे निकल अलग और ये कार्बन मोनोऑक्साइड अलग। तो भाई ये जो निकल है ना, ये शुद्ध है, तो इम्प्योरिटीज लीविंग बिहाइंड, है ना, अशुद्धियां आपके पीछे छूट गई, ये वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया। ये वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स को जब आपने और हाई टेम्परेचर पे गर्म किया तो अशुद्धियां तो वैसे ही नहीं थी, तो ये प्योर निकल आया। संकुल का क्या यूज है, तो भाई संकुल बना, कॉम्प्लेक्स बना, तभी तो आपने ये काम किया, नहीं तो कैसे करते। ठीक है, सेम अगर आपको याद आ रहा है तो सिल्वर और गोल्ड का सोडियम साइनाइड के साथ में सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड या सोडियम ओरोसाइनाइड, वो भी लिख सकते हो। फिर उसकी क्रिया जिंक से कराते हैं तो Ag या गोल्ड बाहर आ जाता है, तो वो भी उत्तर इसका सही है। अगर वो याद है तो वो लिखो, और ये थोड़ा सरल है तो ये लिख दो, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, CrH2O होल 4 Br2Cl के आयनन समावयवी का सूत्र। अब भैया आपका संकुल ये है, Cr है, H2O है, होल 4 Br2Cl, है ना। तो देखो अगर इसको पानी में घोल दूं, अगर मैं इसका जलीय विलयन बनाऊं, तो ये कौन सा आयन देगा, तो हम कहेंगे क्लोराइड आयन देगा, पक्का, जो बाहर होता है वो तो आयन फ्री है, तो हम कहेंगे संकुल तो हमारा ये का ये है, Cr है, H2O है, होल 4 है, Br2 है, +2, और यहाँ आयन है क्लोराइड आयन। ठीक है, अब हम अंदर बाहर कर ले, है ना,
थोड़ा बहुत जुगाड़ बिठाएं। अगर मैं Cl अंदर ले जाऊं, Br बाहर ले जाऊं, क्योंकि देखो समावयवी मतलब अणुसूत्र समान, तो मैंने अगर ऐसा कुछ किया है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या चेंज है? मैंने एक Br बाहर ले लिया, Cl अंदर ले लिया, खाली अंदर बारी तो किया है, ठीक है। लेकिन जलीय विलयन में अब अगर मैं चेक करने जाऊं तो मुझे जलीय विलयन में पहले मिल रहा था क्लोराइड, अब क्या मिलेगा? तो मैं कहूंगी ब्रोमाइड। टेस्ट ही अलग अलग आएगा, है ना। तो आपका कॉम्प्लेक्स ये हो जाएगा CrH2O होल 4 BrCl, ठीक है। तो ये पूछे इसका आयनन समावयवी ये, इसका आयनन समावयवी ये, क्योंकि जलीय विलयन में आयन्स जो है वो डिफरेंट है, एक क्लोराइड है और एक ब्रोमाइड है। सेकेंड, मर्क्यूरी टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्टेट सेकेंड की संरचना। सेकेंड यहाँ कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ये कह रहा है मर्क्यूरी, तो मैं Hg लिख देती हूँ। टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्टेट सेकेंड, तो देखो कोबाल्टेट मतलब धातु तो मेरा कोबाल्ट है, कोबाल्टेट मतलब ये वाली चीज माइनस है तो ऑब्वियस मर्करी प्लस है। टेट्राथायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो ये हो गया आपका HCl, है ना, थायोसाइनेटो HCl, ठीक है। नहीं, इसको थायोसाइनाइडो पढ़ेंगे भाई, CNS, सॉरी, थायोसाइनेटो को पढ़ो CNS। वैसे ना यहाँ पे कनेक्शन दे देगा कि थायोसाइनेटो में मैं C से कनेक्ट कर रहा हूँ या S से कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये ऐसे लिखता ना S, तो तुम SCN लिख देना, और अगर ये C से कुछ नहीं लिख रहा है तो तुम C से कनेक्ट करना, इसको थायोसाइनेटो ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बस इतना ही था ना, 4 थे तो ये मैंने 4 डाल दिया, क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे स्ट्रक्चर तो बनाना है, ठीक है। तो देखो कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आपने दे रखा है 2। टेट्राथायोसाइनेटो, तो ये है -4, तो यहाँ कितना है -2, और मरकरी का चार्ज वैसे भी कितना होता है +2, तो न्यूट्रल है, सेट है, मरकरी ही लिख रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ऐसे बनेगा HgCO CNS होल 4, क्लियर है, ठीक है। अब VBT के आधार पे NiCN होल 4 -2 आयन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो ये मैंने तो अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। चलो देखते हैं, आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है, देखो Ni है, CN होल 4 -2। एग्जाम में सवाल आए तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स लिखो। पहला काम करो, ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, निकल को X मानो, साइनाइड का 4 सबको याद रखना है, साइनाइड -1 होता है, फिक्स कर लो, 4 साइनाइड है, X की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब निकल, तो बेटा निकल का एटॉमिक नंबर है 28, परमाणु क्रमांक है 18 पे आर्गन, 4s2 20, 3d8, लेकिन मुझे तो निकल +2 चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो 3d अंदर होता है, 4s बाहर होता है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आती है तो 4s से पहले निकलेंगे, तो तुम कहोगे अच्छा ठीक है भाई, ये बना लेता हूँ आर्गन और 3d8। पहला काम करो ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा काम करो कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या करना है, अब आप लिखो ग्राउंड स्टेट बनाओ, निम्नतम अवस्था ग्राउंड स्टेट। तो देखो निकल +2 की ग्राउंड स्टेट आपके पास 3d है, 3d बनाओ, 4s है, 4s बनाओ, 4p है तो 4p बनाओ, ठीक है। अब 3d में तुम्हारे पास है 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। अब ध्यान से देखो, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लेकिन VBT ने आपको ऐसा नहीं बताया कि साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो आपको लिख रही नहीं है कि साइनाइड प्रबल क्षेत्र है, गलत हो जाएगा। वो कह रहा है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, मतलब डी अंदर वाला लेना है ना, स्पिन नहीं दिखाना है ही नहीं स्पिन इसके अंदर, और ये इलेक्ट्रॉन होने ही नहीं चाहिए, तो ठीक है भाई अंदर डाल दो। तो आप बनाओ उत्तेजित अवस्था और सारे डी के इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना है तो 4 ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3d, ये 4s और ये 4p, ठीक है। अब बात करें तो हम कहेंगे अब 4 कक्षक संकरण में भाग लेंगे, क्योंकि 4 लिगेंड है, तो D खाली पड़ा है, S और P2 खाली कितनी पड़ा है, उससे क्या मतलब, जितने लोग आए डोनेशन में उतने ही काम में लोगे ना। अभी तो नहीं बोलो कि DSP3 क्यों नहीं किया, बहुत ऐसे सवाल लिख देते हो तुम कमेंट्स में, है ना। लीगेंड कितने, 4, रिक्त कक्षक कितने लेने, 4। जितने लीगेंड से जितने मेरे पास डोनेशन में लोन पेयर आएंगे उसके हिसाब से मैं वेकेंट ऑर्बिटल लूंगी, तो मेरा आंसर हो गया 4 DSP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल।
ठीक है भाई, बना दिया। अब क्या करना है ना, तो इसको समझाना है ना, ये रहा। अब आप इसकी ज्योमेट्री बना दो ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई ये निकल +2 ये रहा, है ना। DsP2 में संकरण कैसा होता है, तो हम कहेंगे स्क्वायर प्लेनर। ये सारा ना लिखोगे तब पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो गए, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना है स्क्वायर प्लेनर वर्गाकार समतलीय ज्यामिति। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री वर्गाकार समतलीय ज्यामिति। सिंपल है, बढ़े आगे फटाफट। नेक्स्ट देखो, वर्नर सिद्धांत द्वारा प्रस्तावित धातु आयनों की प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता की परिभाषा लिखो। तो भाई वर्नर ने पहले ही कहा था एक संकुल में धातु आयन 2 प्रकार की संयोजकता दिखाता है। एक तो प्राइमरी वैलेंसी प्राथमिक संयोजकता, ठीक है, और एक द्वितीयक संयोजकता सेकेंडरी वैलेंसी। अब देखो उसने भले ही परिभाषा लिखा है लेकिन तुम कंपेयर करके लिखना, तब नंबर मिलेंगे। ऐसे लिखना, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंड। लाइन मत बनाना क्योंकि उसे अंतर पूछा ही नहीं, पहले इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, है ना। तो भाई प्राथमिक संयोजकता क्या, तो जैसे मान लो मैंने ये संकुल ले लिया CONH3 Cl3, तो जब मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाऊंगी तो मेरे पास कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था आएगी 3। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमेशा होती है प्राइमरी वैलेंसी। और यहाँ लीगेंड संख्या 6 है, उपसह संयोजक संबंधों की संख्या 6 है ना। तो समन्वय संख्या हमेशा क्या होती है, तो हम कहेंगे समन्वय संख्या होती है सेकेंडरी वैलेंसी। फिर अगर ऑक्सीकरण अवस्था 3 है तो 3 क्लोराइड दे देगा ना, तो आप बताओगे ये ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होती है, वो समन्वय संख्या के बराबर होती है। ये आयोनाइजेबल हो जाती है, आयनित होती है, और वहां क्या लिखोगे, नहीं ये नॉन आयोनाइजेबल है। आई बात समझ में, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल है। इसको डैश डैश से डिनोट करते हैं, इसको थिक लाइन से डिनोट करते हैं। तो ये डिफरेंसेस है प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। नेक्स्ट, बंधन और आयनन समावयवता को एक्सप्लेन करो। तो देखो बंधन समावयवता, तो आप इसको समझाओ कि पहली बात वे संकुल जिसमें एम्बिडेंट लीगेंड है ना। जो की पॉइंट है वो ये है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें क्या है, एम्बिडेंट लीगेंड, उभय दंतुक लीगेंड है, वे ही उभय दंतुक लीगेंड वाले संकुल वे ही बंधन समावयवता दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है CONH3 NO2 और बाहर है Cl2, तो दूसरा क्या होगा, तो हम कहेंगे CONH3 देखो बंधन बदल जाएगा, यहाँ लिंक N के थ्रू जा रहा है ना, यहाँ लिंक O के थ्रू जाएगा, ONOCl2। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लिंकेज आइसोमरिज्म। आयनन समावयवता की बात करें, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, आयनन समावयवता, तो आपको बताना है वे संकुल जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, है ना। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके अणुसूत्र क्या है, समान है, परंतु तो भाई वो जलीय विलयन में आयन अलग अलग दे रहे हैं, है ना, परंतु जलीय विलयन में आयन भिन्न भिन्न देते हैं, डिफरेंट आयन। जो एग्जामिनर सुनना चाहता है वो पॉइंट्स में आपको बता रही है ना। जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन देते हैं, उसे क्या बोलेंगे, तो आयनन समावयवी। उदाहरण देके समझाओ, तो बिल्कुल एग्जाम्पल दो, है ना। मान लो तुमने लिखा प्लैटिनम NH3 यहाँ तुमने Cl2 अंदर लिख दिया, बाहर Br2 लिख दिया, और यहाँ क्या लिखोगे, तो प्लैटिनम NH3 अंदर बाहर ही तो करना, अभी तो बताया था मैंने आपको। ठीक है, ये तो आप क्या बताओगे, भाई ये संकुल जो है ये ब्रोमाइड आयन देगा, जलीय विलयन में ब्रोमाइड आयन देगा, और ये जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है ये जलीय विलयन में क्लोराइड आयन देगा। आई बात समझ में, तो जलीय विलयन में इनके आयन्स डिफरेंट है, इसलिए आयनन समावयवता
10 मिनट लगेंगे। हाँ, खाना खा के आ जाओ, ठीक है। क्लियर है? लिंकेज और आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट देखो, संकुल यौगिकों द्वारा ज्यामितीय समावयवता दर्शाने के लिए आवश्यक शर्तें। अब देखो, ज्यामितीय समावयवता तभी होगी जब समन्वय संख्या, कंडीशन क्या है, तो हम कहेंगे वे संकुल जिनमें समन्वय संख्या 4 है या 6 है, वे संकुल, है ना। पहला पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, वही ज्यामितीय समावयवता दर्शाएगा। फिर 4 में भी तुम क्या बताओगे, चतुष्फलकीय संकुल, जो जो आपको पता है वो सारा लिख दो। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना, तो तुम्हें पता था चतुष्फलकीय में सारे एंगल 109 डिग्री पे, तो फिर सिस्ट्रांस कैसे बनाओगे, ज्यामिति में तो सिस्ट्रांस चाहिए ना, तो हम कहेंगे नहीं, चतुष्फलक में तो सारी स्थितियां सेम है। तो चतुष्फलकीय संकुल ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाते हैं। ठीक है भाई, चलो यहाँ भी टेंशन खत्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ही नहीं। फिर MA4, है ना, MA3B, इनमें भी ज्यामितीय समावयवता नहीं होगी। सिस्ट्रांस बनाएंगे कैसे भाई, ठीक है। सिमिलरली तुम बताओ MA6, है ना, MA5B, इनमें भी ज्यामितीय समावयवता नहीं होगी, है ना। कंडीशन पूछा है ना, इधर नहीं होती, इधर नहीं होती, कंडीशन है, ऐसा मत लेके आ जाना जिसमें चारों लिगेंड समान हो या 3 लिगेंड समान हो, ऐसा नहीं चलेगा। बस ये कंडीशन है ना, वैसे छोड़ दे, ये पढ़ा ही नहीं, पढ़ा क्या नहीं, ये सब तो पढ़ा था ना, वही तो लिखना है उसके बारे में। नेक्स्ट देखो, उपसंयोजक यौगिकों के सूत्र लिखिए। अच्छा, ये फॉर्म आपको IUPAC नाम दिया है, आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। देखो, टेट्रा अमीन मतलब 4 तो अमोनिया है, एक्वा मतलब वाटर है, क्लोरिडो मतलब Cl है, कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, ठीक है। तो मैं पहला लिख रही हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं लिखूँ कोबाल्ट। टेट्रा अमीन मतलब भाई 4 अमोनिया बोल गया वो, तो 4 अमोनिया। एक्वा मतलब वाटर, ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखो। क्लोरिडो मतलब Cl, कोबाल्ट आ गया मतलब बस ये बंद कर दो बॉक्स, और बाहर क्या है, तो बाहर क्लोराइड है। अब देखो, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, अमोनिया की तो वैसे ही 0 है, वाटर की 0 है, Cl की -1 और बाहर वाले की -1। तो देखो, संकुल के अंदर की बात करूं ये, तो मेरे पास यहाँ आ रहा है +2, लेकिन बाहर -1 आ रहा है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी ये फॉर्मूला सही नहीं है, बाहर क्या होना चाहिए, Cl2। तो भाई इसका जो फॉर्मूला है ना वो ऐसा होना चाहिए, CONH3 टेट्रामीन, एक्वा मतलब वाटर, फिर क्लोरिडो, है ना, और बाहर क्या आएगा, Cl2। समझे क्यों? फिर पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो जिंकेट सेकेंड, तो देखो पोटेशियम सेकेंड है ना, यहाँ ले रही हूँ मैं सेकेंड, पोटेशियम मतलब K, ठीक है। ट्राई ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो क्या था, C2O4, चार्ज था -2, जिंकेट, तो जिंकेट मतलब Zn और C2O4, ट्राई मतलब ये। अब पोटेशियम तो +1 होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले देखो, जिंकेट में जिंक कितना है, +2, और ऑक्सीलेटो मैंने बताया था ना तुम्हें, क्या बताया था, C2O4 ऑक्सीलेटो, चार्ज -2 है, तो आप तो 3 लेके बैठे हो, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का चार्ज -4 है, सही है ना, -4 है, बाहर का +1 है, तो आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा ना वो ये ऐसा बनेगा, K4, ठीक है, फिर Zn, फिर C2O4 होल 30, सही है। फिर देखो, डाईक्लोरिडो बिस, डाईक्लोरिडो मतलब 2 Cl लिख रहे हैं, अंदर ही लिखने हैं, बिस इथेन 1,2 डाइअमीन, कोबाल्ट 3rd, तो बाहर का तो कोई टेंशन है ही नहीं, ठीक है। तो देखो 3rd वाला मैं यहाँ लिख रही हूँ, सबसे पहले कोबाल्ट, डाईक्लोरिडो ये लो, इथाइन 1,2 डाइअमीन, बिस मतलब ये, है ना। अब तुम देखो कि जैसे इसने कहा मैंने वैसे लिख दिया, है ना, लेकिन कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था 3 आनी चाहिए, इधर संकुल के हिसाब से तो 2 ही आ रही है, यानी अगर इस संकुल का चार्ज +1 हो तभी ऐसा पॉसिबल है कि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई थी, जैसा इसने बोला वैसे लिख दो। देखो पहले इसने क्या बोला, डाईक्लोरिडो Cl2 लिख दो,
बिस इथेन 1 2 डाइअमीन EN होल 2 लिख दो, ठीक है। कोबाल्ट थर्ड आना चाहिए, फिलहाल मेरे पास 2 ही आ रहा है ना। और अब तो लगे नहीं, माइनस क्यों नहीं लगाया, तो मैं माइनस लगा लेती, लेकिन वो लिखता तो सही कोबाल्टेट, तो कोबाल्टेट तो मुझे लगता है अच्छा संकुल नेगेटिव है तो माइनस लगा रही हूँ, तो वो मैं कर नहीं सकती, इसलिए +1 और x का मान +1 लगाओगे तभी तो 3 आएगा, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित को समझाइए। SFL और WFL प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। तो बच्चे वे लिगेंड जिनकी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा युग्मन ऊर्जा से ज्यादा होती है ना, CFSE का मान ज्यादा होता है, पेयरिंग एनर्जी पाई, ठीक है, उन्हें कहते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड, ठीक है। CFSE क्या लिखोगे, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। और वे लिगेंड जिनकी युग्मन ऊर्जा ज्यादा होती है और विपाटन कम होता है, उन्हें लिखेंगे WFL। आपको मैंने उदाहरण समझाए थे, जब भी डोनर एटम कार्बन हो, याद करो, कोई कन्या नो बाई इन नहीं सिखाया था, कोई CO कन्या साइनाइड, नो NO2 बाई पिरिडाइल, इन एथिलीन डाइअमीन और नहीं। जब भी दाता परमाणु कार्बन हो, नाइट्रोजन हो तो स्ट्रॉन्ग फील, लेकिन दाता परमाणु हेलोजन हो, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना, फिर कल बाहर आई पान, फिर कल बारिश आई पानी, ऑक्सा आजा, बताया था ना, ऑक्सीलेटो, हाइड्रोक्सो, वो आपके WFL है। आंतरिक कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल, तो बच्चे वे संकुल जिनमें आंतरिक D कक्षक भाग लेता है ना। आंतरिक कक्षक संकुल में क्या लिखोगे, वे संकुल जिनमें N-1 D कक्षक संकरण में भाग लेता है, उन्हें हम बोलते हैं आंतरिक कक्षक संकुल, ठीक है, संकरण में भाग लेता है। ऐसा कब होगा, तो तुम बोलोगे जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तब आंतरिक कक्षक संकुल का निर्माण होता है। वे संकुल जिनमें प्रबल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित होते हैं, वे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आंतरिक कक्षक संकुल बनाते हैं। और इसका उल्टा बाह्य कक्षक है ना, वे संकुल जिनमें ND कक्षक संकरण में भाग लेता है, दुर्बल क्षेत्र उपस्थित हो, तो ये। अब पश्च आबंधन किसे कहते हैं, तो पश्च आबंधन को आपको डायग्राम बना के ही समझाना पड़ेगा, है ना। यहाँ समझाए थे, देखो पश्च आबंधन, तो आपको बताना है जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को एज ए लीगेंड की तरह बिहेव करते हैं, तो यहाँ पे डोनर एटम आपका है कार्बन, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो खाली पड़े हैं, पाई स्टार, है ना, विपरीत बंधी रिक्त कक्षक, ये आपके खाली पड़े। और जब ये लिगेंड आपका डोनेशन में आया धातु के साथ, जब ये धातु के रिक्त कक्षक को दान करता है, ठीक है भाई, दान कर दो, तो ये तो बना लेता है सिग्मा बंध। लेकिन धातु के भरे हुए D कक्षक, है ना, एक हम तो भरे बैठे, हमारे कोई दिक्कत ही नहीं है, और वो कहेगा हम दान तो देने आए पर एक्चुअली हम खाली दिखते हो, अमीर हम आराम से दान कर रहे हैं पर एक्चुअली हमारे ऑर्बिटल खाली, और ये दिखता मैं गरीब हूँ जो तुमसे दान ले रहा हूँ, पर एक्चुअली मेरे पास खाली ऑर्बिटल नहीं है, मेरे पास सारे भरे हुए। तो ये दोस्ती कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है ना यार, दूसरे काम आ जाते हैं, है ना। तो धातु अपने क्या बोलेंगे, चाहे इन्होंने संकरण में भाग नहीं लिया है, बातें जरूर लिखनी है, असंकरित संकरण में भाग नहीं लिया है, संकरण में तो रिक्त कक्षक भाग लेता है, लेकिन पूर्ण भरा असंकृत पूर्ण पूरित कक्षक, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दान कर देते हैं। तो भाई पहला बंध आपने सिग्मा बनाया था, दूसरा बंध क्या बनेगा, पाई। तो ये आपको मिलेगा किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में मिलेगा, साइनाइड के केस में मिलेगा, ठीक है, और NO के केस में भी मिल जाएगा, है ना, CONO साइनाइड, इन केसेस में बैक बॉन्डिंग पश्च आबंधन होता है, इसको सिनर्जिक बॉन्डिंग भी कहते हैं, ठीक है। एग्जामिनर आपका थियोरी सुनने नहीं बैठा है, वो आपका डायग्राम देखने बैठा है, अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया, थ्योरी छाप दी, तो वो नंबर नहीं देगा, है ना, क्योंकि उसको ये देखते समझ में आएगा आप कहना क्या चाह रहे हो। थियोरी पढ़ने का इतना टाइम नहीं होता है, लिखनी है थियोरी, मना नहीं कर रही हूँ, बट ये कंपल्सरी है, क्लियर। फिर रंग परिवर्तित करने वाले कारक, तो भाई अगर आप धातु में संकुल के अंदर धातु का आवेश बदल जाए, लीगेंड बदल जाए, तो रंग चेंज हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे क्या बताओगे, धातु का आवेश, मेटल कौन सा है, ठीक है,
फिर आप बताओ नेचर ऑफ लीगेंड, लीगेंड बदल दो, लीगेंड की संख्या बदल दो, है ना, लीगेंड की प्रकृति, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, अब वीक फील्ड लीगेंड, अलग अलग कलर आएगा। तो ये दोनों फैक्टर रंग इन पे डिपेंड करता है। अब देखो, निकल के निम्न चक्रण के अष्टफल के संकुल ज्ञात नहीं है, कारण बताओ। देखो निकल का विन्यास क्या है, तो हम कहेंगे आर्गन 4s2 3d8। ठीक है, अब निकल की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, सामान्यतया निकल जो है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो जब मैं निकल +2 में आती हूं तब भी मेरे पास संकुल क्या रहेगा, 3d8। तो अष्टफल के संकुल की बात कर रहे हो, अष्टफल की और निम्न चक्रण मतलब संकरण होना चाहिए D2sp3। तो यहाँ D2 कैसे लाओगे बताओ, है ना, मेरे पास 3d8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब मैं इसको भर भी दूं तो D1 ही खाली रहता है ना। मान लो प्रबल क्षेत्र लीगेंड आ गया, वो कहेगा पेयर करो तो कर लो, 8 वो 4 में तो रखना ही पड़ेगा ना, तो D1 खाली है। जबकि इसके निम्न चक्रण के अष्टफल के संकुल बनाने के लिए D कितने खाली चाहिए, 2। वो मेरे पास किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, इसलिए निकल लो स्पिन का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता ही नहीं है। इस बात को आप थियोरी में लिखो, उसको तो डायग्राम से समझा नहीं पाओगे इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में अंतर लिखना है। ठीक है, डबल सॉल्ट, द्विक लवण और संकुल लवण, अच्छा उदाहरण देते हुए लिखना है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में अंतर लिखना है, आई थिंक हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अब देखो डबल सॉल्ट, तो आपके पास यहाँ 2 साधारण लवण होंगे, 2 साधारण लवणों का निश्चित अनुपात में मिश्रण। ठीक है, और उसमें भी ना एक एनायन कॉमन होगा, निश्चित अनुपात में मिश्रण। एक एनायन कॉमन कैसे होगा, तो मान लो डबल सॉल्ट का तुमने उदाहरण लिखा जैसे फेरस अमोनियम सल्फेट FAS। तो देखो फेरस मतलब फेरस सल्फेट, अमोनियम तो अमोनियम सल्फेट, है ना, .6H2। तो सल्फेट सल्फेट तो दोनों में ही है ना, आई बात समझ में। तो इसमें 2 धनायन और 1 ऋणायन होता है, 2 धनायन और 1 ऋणायन। ठीक है, संकुल में ऐसा नहीं है ना, 2 लवणों का मिश्रण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 2 लवणों का मिश्रण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, एक कंडीशन तो आपको ये देखनी है। दूसरा तुम बताओ, डबल सॉल्ट जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित है ना। अगर मैं कहूँ फिटकरी है, ये है, तो ये क्या है, जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, कंप्लीटली सॉल्युबल। जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित, वहां क्या लिखोगे, नहीं भाई जलीय विलयन में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं तो पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं, है ना, पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं। ठीक है, अब पूर्णतया आयनित हो, अस्तित्व खत्म, जलीय विलयन में इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, नो एग्जिस्टेंस। यहां क्या लिखोगे, नहीं भाई पूर्णतः आयनित नहीं होते, जलीय विलयन में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। ठीक है, अस्तित्व बनाए रखते हैं। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था वर्नर थ्योरी, संकुल में धातु 2 प्रकार की संयोजकता दर्शाता है, प्राथमिक और सेकेंडरी, है ना। तो ये प्राथमिक और सेकेंडरी दोनों संयोजकता दर्शाते हैं, है ना। प्राइमरी वैलेंसी भी दिखाएगा, सेकेंडरी। यहाँ कहा था, यहाँ तो सेकेंडरी वैलेंसी होती नहीं, यहाँ सिर्फ क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी, केवल प्राइमरी वैलेंसी होती है। संकुल है तो लीगेंड होना जरूरी है, यहाँ लीगेंड होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ लीगेंड होता है, यहाँ किसी प्रकार का कोई लीगेंड नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपके थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप अच्छे से आप पढ़ लेंगे, लग जाएंगे आपके एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन। मान लो तैयारी नहीं करी है, कुछ बच्चों का तो मैसेज आता है मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस दे दो, इनमें से आपके क्वेश्चन बनने चाहिए। ठीक है, अब देखो लास्ट टाइम कह रही हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो प्लीज़, किसी के साथ शेयर कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है और उनको कुछ तो हेल्प कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इसी तरह के लेक्चर्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।